जमाने में शिकार के लिए जाने का रिवाज और शौक मौजूदा जमाने से कहीं ज्यादा था। इत्तेफाक से एक दिन दो शिकारियों ने अपनी कमानें उठाई और तरकश में तीर डालकर अपने घर से निकले और जंगल की तरफ रवाना हो गए ताकि किसी चरिंद या परिंद को शिकार करें। उनके पास शिकार करने के लिए काफी मकदार में तीर और परिंदों के लिए जाल था। वो चलते चलते एक हरे भरे और घने जंगल में पहुंच गए। जब वो घने जंगल में पहुंचे तो एक शिकारी ने कहा कि आओ कुछ देर आराम कर लें। जंगल में वो जगह बहुत खूबसूरत थी। शिकारी कहने लगा, हम तो अरसे से ऐसी खूबसूरत जगह की तलाश में थे। ये शिकार गाह भी है और सैर गाह भी। लेकिन दूसरा शिकारी बड़ा तजर्बेकार था और हर वक्त उसकी तवज्जो काम और तलाश में रहती थी। इसलिए वो अपने दोस्त से कहने लगा, नहीं मेरे दोस्त, जो चीजें तुम्हें लुभा रही हैं उनकी तरफ ध्यान न दो। इसलिए बेहतर है कि अपने काम में ध्यान दो। कल की बात किसी को मालूम नहीं। अगर हम कल यहाँ पर आए तो मुमकिन है कि हमें इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत परिंदे मिल जाएं। इसलिए देर न करो, उठो और जाल बिछाओ ताकि हम जल्दी से कुछ परिंदों का शिकार करके घर वापस जाएं। मालूम नहीं कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। फिर दोनों शिकारियों ने एक अच्छी सी जगह देखकर अपना जाल बिछा दिया और वहाँ पर कुछ दाने बखेर दिए और फिर दोनों एक पत्थर के करीब छुपकर बैठ गए ताकि कोई परिंदे आएं और हम उनका शिकार करें। दोनों शिकारी दम साधे बैठे थे। काफी देर बैठने के बाद वो थक गए और उन्हें नींद आने लगी। अचानक उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत सा परिंदा आ गया है और वो दाने चुगना चाहता है। दोनों शिकारियों ने अपने सीने में अपनी सांसें रोक ली और अपनी चारों आंखों से देखने लगे कि देखें क्या होता है। उस खूबसूरत परिंदे ने जब दानों को देखा तो उसकी बसीरत की आंखें बंद हो गई और दाने चुगने के लिए वहीं पर बैठ गया, जिसे देखकर पहले शिकारी ने जाल की रस्सी खींची और मुसीबत का मारा परिंदा जाल में फंस गया। दोनों शिकारी खुशी से चिल्लाने लगे और जब जाल के करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि परिंदा अपने पर फड़फड़ा रहा है। उन्होंने परिंदे की जाल से गर्दन छुड़ाई और एक पिंजरे में डाल दिया। जब शिकारियों ने सुख का सांस लिया तो देखा कि असर की नमाज का वक्त हो गया है और थोड़ी देर के बाद सूरज गुरूब होने वाला है। इसलिए उन्होंने अपना सामान लपेटा और जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन पहले शिकारी की अभी तक यही ख्वाहिश थी कि वो उसी जगह पर ठहरे और एक और उसी तरह का खूबसूरत परिंदा पकड़े। इसलिए वो अपने दोस्त से कहने लगा कि अभी हमारा वक्त ज्यादा है और तुम जाने के लिए तैयार भी हो गए हो। लेकिन दूसरे शिकारी ने कहा कि हमारी किस्मत में यही लिखा था। अब रात होने वाली है और अब हम दूसरे परिंदे के इंतजार में नहीं रुक सकते, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि जंगल से कोई दरिंदा निकल आए और वो हमारी जान ले ले। लेकिन पहले शिकारी को तो लालच ने घेर रखा था, इसलिए कहने लगा कि नहीं, यहाँ पर कोई खतरा नहीं। चारों तरफ सुनसान इलाका है। मैंने तो यहाँ कभी कोई शेर नहीं देखा जिसने हमारा रास्ता रोका हो और ना कोई दरिंदा देखा है। उसकी बात सुनकर दूसरे शिकारी ने कहा, बहरहाल जो भी हो, अपनी मर्जी के तुम खुद मालिक हो। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो यहीं पर रुक जाओ, लेकिन मैं तो हर हाल में वापस जाऊंगा और इस परिंदे को भी अपने हमरा ले जाऊंगा और इसे फरोख्त करके आधी रकम तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उस शिकारी ने ये बातें की और अपने दोस्त को उसी वीरान और सुनसान इलाके में छोड़ दिया और परिंदे को साथ लेकर वहाँ से चल पड़ा। दूसरा शिकारी जब थका हारा वहाँ से कुछ फासले पर चला तो उसने कुछ घोड़ों के पैरों की आवाजें सुनी जो फजील के दरवाजे से गुजरकर शहर में दाखिल हो रहे थे। इसलिए वो एक जगह पर खड़ा हो गया ताकि सवारों को रास्ता दे। लेकिन जब सवारों ने उसे देखा तो वो भी वहीं पर खड़े हो गए और फिर शिकारी ने देखा कि शहर का हाकिम उसकी तरफ आ रहा है। हाकिम ने शिकारी को देखा तो फौरन पूछा, ऐ शख्स, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? शिकारी आगे बढ़ा और कहने लगा, जनाब, मैं अभी शिकार से आया हूँ और अपने घर वापस जा रहा हूँ। फिर उसने हाकिम को वो खूबसूरत परिंदा दिखाया जो उसने अपने दोस्त की मदद से पकड़ा था। हाकिम ने जब वो परिंदा देखा तो हैरान होकर बोला, वाकई ये तो बहुत खूबसूरत परिंदा है। क्या तुम इसे फरोख्त करोगे, बेचोगे, ताकि मैं इसे अपने बाग की जीनत बना सकूं? ये वहाँ पर घूमे फिरेगा और अपनी मीठी आवाज से मेरा दिल लुभाएगा। शिकारी ने कहा, जनाब, आपको पूरा अख्तियार है, लेकिन ये परिंदा मैंने अपने शिकारी दोस्त की मदद से पकड़ा है। अब अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए ताकि मैं अपने दोस्त के आने का इंतजार कर सकूं, जो अभी जंगल में है। फिर हम दोनों आपके पास हाजिर हो जाएंगे। यकीनन मेरा साथी भी इस बात को पसंद करेगा कि हमारा ये परिंदा आपके बाग की जीनत बने और दूसरे परिंदों के हमरा बाग की रौनक बढ़ाए। हाकिम ने दूसरे शिकारी की बात सुनी और प्यार से बोला,
हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं कुछ दिन इंतजार कर लूंगा और जब तुम्हारा साथी शिकारी जंगल से वापस आ जाए तो तुम दोनों महल में आ जाना। मैं अच्छी खासी रकम देकर तुमसे ये परिंदा खरीदूंगा। हाकिम ने इतना ही कहा और अपने साथियों के हमरा आगे रवाना हो गया और शिकारी को उसके हाल पर छोड़ दिया, जो हैरत से अपने नाखून दांतों से काट रहा था। दूसरा शिकारी हाकिम के पास जाने और परिंदा फरोख्त करने के लिए घड़ियां गिनने लगा। इसी इंतजार में कुछ दिन गुजर गए, लेकिन पहले शिकारी की घर आने की कोई खबर नहीं मिली और उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो अपने दोस्त के घर गया ताकि उसकी बीवी को ये सारा वाकया बताए और दोस्त की गैर मौजूदगी में परिंदा फरोख्त करने के लिए इजाजत तलब कर सके। जब वो दोस्त के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसका दोस्त जख्मी है। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, उसके सर, बाजू और पांव पर मरहम लगा हुआ है और पट्टियां बंधी हुई हैं। दूसरे शिकारी ने उसका मुआवजा पूछा तो वो कहने लगा कि तुम्हारे जाने के बाद मैं सूरज गरूब होने तक वहीं पर रहा और जब रात का अंधेरा छा गया तो मुझे उस जंगल से खौफ आने लगा, इसलिए अपना सामान लपेटा और वापसी का इरादा कर लिया। लेकिन न जाने मुझे कहां से एक खूंखार और खौफनाक चीते का चेहरा दिखाई दिया। मैंने अपने घोड़े को सर पर दौड़ाया, लेकिन चीता तो हमें खाने पर तुला हुआ था, हमारी दावत उड़ाना चाहता था। इसलिए उसने घोड़े की गर्दन को अपने जबड़ों और खौफनाक पंजों से दबा लिया। मैं बहुत खौफजदा था, इसलिए मुझे इतना भी ख्याल न रहा कि खंजर से चीते का काम तमाम कर दूं और घोड़े को बचा लूं। मैंने बदहवासी में घोड़े से छलांग लगाई और भाग निकला और बेचारे घोड़े को सहरा में चीते के हवाले कर दिया। दूसरे शिकारी ने जब ये बातें सुनी तो एक सर्द आह भरी और कहने लगा, मेरे दोस्त, अफसोस कि तुमने मेरी बात ना मानी और मेरे साथ नहीं आए, अपनी ही मर्जी का काम किया। लेकिन अब भी शुक्र का मकाम है कि कम से कम तुमने अपनी जान तो बचा ली और खैरियत से अपने घर पहुंच गए हो। अब दूसरी बात ये है कि रास्ते में मुझे हाकिम शहर मिला था और वो ये परिंदा खरीदना चाहता है। अब जल्दी करो और तैयार हो जाओ, कीमती हीरा खरीदूं। इस पर दूसरे शिकारी ने कहा, अरे बाबा, मुझे तुम्हारी बातों से कोई लेना देना नहीं। अब ना कोई बोझ है और ना ही बरबरदारी के लिए कोई जानवर है और तुम अभी से हीरे की खरीदारी में क्यों लग गए हो। लेकिन उस पर अपने साथी की बातों का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए वो जौहरी की दुकान पर पहुंच गया और उसे बयाना देकर घर रवाना हो गया। फिर उसने पिंजरा उठाया और हाकिम के दरबार में पहुंच गया। इस बार भी हाकिम ने उनका इस्तकबाल किया, उसका हाल अहवाल पूछा और परिंदे को देखकर ऊंची आवाज में हंसता रहा और कुछ देर बाद कहने लगा कि खूब, आखिर तुम किसी नतीजे पर पहुंच ही गए हो। मुझे भी ये परिंदा बहुत पसंद आया है, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे इसकी आखिरी कीमत बता दें। पहले लालची शिकारी ने कहा, जनाबे हाकिम, मेरा ख्याल है कि इसकी कीमत 5000 दिनार तक हो सकती है, लेकिन एक परिंदा फरोश ताजर इस शहर में आने वाला है, इसलिए वही इसकी सही कीमत बता सकता है। आप मेहरबानी करें और हमें मजीद एक दिन की मोहलत दे दें ताकि हमारे या आपके दिल में किसी किस्म के वहम की कोई गुंजाइश न रहे। हाकिम ये बातें सुनकर थोड़ी देर तो खामोश रहा, फिर जोर जोर से हंसने लगा। जब थक गया तो कहने लगा, हाँ, तुम दुरुस्त कह रहे हो, मैं कल तक सब्र कर लेता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं इंतजार नहीं कर सकता। पहले शिकारी ने कहा, जी हाँ, हम आपकी बात को समझते हैं, कल हम ये परिंदा आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। वो दिन भी हवा की तरह गुजर गया तो दोनों शिकारी परिंदे का पिंजरा लेकर महल में गए और काफी देर तक हाकिम से बातें करते रहे और मजाक करते रहे। उसके बाद मौजू की तरफ पलटे तो हाकिम ने शिकारियों को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें इस परिंदे की सही कीमत मालूम हो गई है और क्या तुम राजी हो कि 5000 दिनार लेकर ये परिंदा मेरे हवाले कर दो। पहले शिकारी ने हाकिम की ये बात सुनी तो उसे बर्दाश्त न हुआ और जल्दी से कहने लगा, जनाबे आली, आप इस परिंदे की कीमत 10,000 दिनार दे दें, बल्कि इस नायाब परिंदे की कीमत 10,000 दिनार से भी कहीं ज्यादा होगी। हाकिम कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, तुमने बिल्कुल इस परिंदे की कीमत मुनासिब बताई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें 10,000 दिनार की बजाय 12,000 दिनार दे दूं। क्या अब तुम राजी हो? इस पर दूसरे शिकारी ने कहा कि जनाबे आला, ये कीमत तो बहुत ज्यादा है और हमारे बहनों गुमान में भी नहीं था कि हमें इस परिंदे के इव्ज इतनी कीमत मिल सकती है। लेकिन इस पर पहले शिकारी ने कहा, हाँ जनाबे हाकिम, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपने जो कीमत बताई है इस पर भी जरा कीमत बढ़ा दें तो आपकी ऐन मेहरबानी होगी। हाकिम ने जब ये बातें सुनी तो जोर जोर से हंसने लगा और खजांची को आवाज देते हुए बुलाने लगा। खजांची डरते डरते आया और अदाब बजा लाने के बाद अपने हाथ सीने पर रख लिए
हाकिम ने लालची शिकारी की तरफ इशारा करते हुए खजांची से कहा कि अभी के अभी जाओ और दुनिया का सारा खजाना इस आदमी के आगे ढेर कर दो। इस पर खजांची हाकिम की बातों को अच्छी तरह से ना समझ सका, इसलिए कहने लगा, जनाबे आली, मैं समझा नहीं और आप कहना क्या चाहते हैं? मैं पूरे मुल्क का खजाना इस आदमी के आगे कैसे कर सकता हूँ? हाकिम ने उस परिंदे को उछाला और हवा में उड़ा दिया और कहा कि इस परिंदे के लिए ये परिंदा बहुत कीमती और नायाब है और मैं इस परिंदे के खातिर कोई भी कीमत अदा कर सकता हूँ। हाकिम ने अपनी बात खत्म की और जोर जोर से हंसने लगा। खजांची को बुलाने और परिंदे को फिजा में उड़ाने से लालची शिकारी समझ गया कि मुझसे मजाक किया जा रहा है, लेकिन हाकिम जब हंसते हंसते थक गया तो कहने लगा कि खूब, ये परिंदा वाकई बहुत नायाब है और तुमने ये भी देखा होगा कि मैं इस परिंदे के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ और मुझे इस परिंदे की सही कीमत मालूम नहीं है। इस पर दूसरे शिकारी ने कहा, जनाबे आली, मैं तो शुरू ही से 1000 दिनार पर राजी था। हाकिम ने पहले शिकारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे इस साथी ने तुम्हें इस कीमत से भी महरूम कर दिया है और मैं तो पहले दिन ही समझ गया था कि ये शख्स ऐसा लालची है कि मेरी हर पेशकश ठुकरा देगा। इसलिए मैंने चाहा था कि कुछ अरसा इसी सवाल जवाब में गुजर जाए और मुझे भी तफरीह करने का मौका मिल जाए। मैं पहले ही कुछ मामलात में उलझा हुआ था और अब मैं खुश हूँ कि मैं इस परिंदे का मालिक बन गया हूँ और मुझे 50 दिनार भी खर्च नहीं करना पड़े। वाकई ही तुम दोनों ने मेरी तफरीह का मौका फराहम किया है। इस पर लालची शिकारी ने कहा कि जनाबे आली, क्या आप वाकई ही इसके एवज हमें कोई कीमत नहीं देना चाहते? इस पर हाकिम ने कहा कि मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें कोई भी सजा देने से गुरेज करूँ, और वो भी महज इसलिए कि तुम मेरे लिए तफरीह का सबब बने हो। इसलिए देर न करो और मेरी नजरों से गायब हो जाओ। अगर तुमने देर की तो मेरा फैसला बदल सकता है और शायद मुझे तुम्हारे लिए कोई सजा भी तजवीज करनी पड़े। ये सुनकर दोनों शिकारी घबरा गए। वो दोनों शिकारी महल से निकले तो लालची शिकारी तेजी से भागने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि हाकिम दोबारा उन्हें तलब कर ले और उसे सजा दे दे। लेकिन इस पर इसके साथी ने कहा, सुनाओ भाई, तुमने कितनी कीमत पर अपना परिंदा हाकिम के यहाँ फरोख्त किया है? लेकिन लालची शिकारी की हालत तो ये थी कि उसके बदन पर अगर छुरी भी चलाई जाती तो उससे खून न निकलता। इसलिए कहने लगा कि उसी कीमत से जिस पर हाकिम ने खरीदा है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।